मालगुजार पिता से बेटी की बगावत। अक्सर हम कहते हैं कि तकनीक ने हमें अपनी जड़ों से दूर कर दिया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वही तकनीक एक मरते हुए गांव की संजीवनी बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान समर और एक साहसी बेटी सपना की है, जिन्होंने 7 समंदर पार से आकर गांव की उस हिलती हुई नींव को मजबूत किया, जिसे सत्ता और लालच ने खोखला कर दिया था। आज की कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि ये संघर्ष है उस आधुनिकता और उन जड़ों के बीच जो अक्सर हमें खुद से दूर कर देती हैं। एक तरफ विदेश की ऊंची इमारतें और बेहिसाब दौलत थी, तो दूसरी तरफ गांव की वो पगडंडियां जहां इंसानियत आज भी सांस ले रही थी। आइए देखते हैं कि कैसे एक विदेशी बाबू ने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक गांव की ढहती हुई नींव को दोबारा खड़ा किया। एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर समर जो विदेश में रहता है, उसके पिता विवेक शर्मा करोड़पति हैं। विदेश में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। समर विवेक का इकलौता बेटा है। वो अपने माता पिता के आंखों का तारा है। पिता विवेक और माता पूनम ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं की। बचपन से समर के हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। माता पिता ने उसे एक लाम कुमार की तरह पाल पोष कर बड़ा किया। उसके पिता विवेक चाहते थे कि समर तकनीकी शिक्षा में शिखर तक पहुंचे। समर भी बहुत होशियार था। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई में अव्वल रहता। उसने अपनी तकनीकी ज्ञान के बल पर कई पुरस्कार भी जीते। देखते ही देखते वो तकनीक की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसका घर आलीशान है, गैजेट से भरा है। वो पूरी दुनिया को अपने फोन से नियंत्रित करता है। इधर गांव के एक मालगुजार राम रतन की इकलौती बेटी थी सपना। सपना का जब जन्म हुआ तो घर में जोरदार जश्न मनाया गया। बचपन से सपना के चेहरे में एक अलग चमक थी। राम रतन कई पंडितों से अपनी बेटी की कुंडली बनवाई। पंडित बेटी को काफी होनहार बताते, जिससे परिवार के सभी लोग खुश हो जाते। समय के साथ सपना बड़ी होती गई। स्कूल जाने की उम्र में शहर के एक नामी स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। सपना भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के कॉलेज तक की पढ़ाई में सपना का रिजल्ट टॉप रहता। अब सपना की उम्र 22 साल की हो गई है। वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती और उसके मन में हरदम कुछ नया करने का जुनून सवार रहता। पिता राम रतन नहीं चाहते कि बेटी विदेश पढ़ने जाए, पर सपना की जिद ने उसे मजबूर कर दिया। सपना अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात समर से होती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सपना बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। कॉलेज में हर लड़के सपना का एक झलक देखने को तरसते, लेकिन सपना किसी को ज्यादा भाव नहीं देती। वो एक मिशन को लेकर गांव से विदेश पढ़ने गई थी। उसकी सोच आम लड़के लड़ियों से काफी ऊपर थी। उसकी भी रुचि तकनीकी के क्षेत्र में थी। इधर समर और सपना की दोस्ती की चर्चा पूरे कॉलेज में होने लगती है, जिससे बाकी लड़के लड़कियों को काफी जलन होती। समर एक दिन सपना को अपने घर ले जाता है, अपने माता पिता से मिलवाता है। उसकी खूबसूरती को देख घर के सभी लोग मोहित हो जाते हैं। समर सपना के बारे में सब कुछ बताता है। सपना एक गांव के मालगुजार की बेटी है और पढ़ाई करने गांव से विदेश आई है। ये सुनकर समर के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। रात में एक साथ डिनर की योजना बनती है। पहले तो सपना मना करती है, पर समर की मां पूनम की आग्रह को वो ठुकरा नहीं पाती और वो मान जाती है। रात को डिनर के बाद पूनम कहती है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कल सुबह घर चली जाना। सपना कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद समर उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते भर दोनों गाड़ी में बातें करते हैं। सपना के आदत व्यवहार से समर बहुत खुश था। वो दोस्ती के इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, पर सपना से अपनी दिल की बातें कह नहीं पाता था, क्योंकि सपना उसे एक अच्छे दोस्त को रूप में मानती। अब सपना की पढ़ाई पूरी हो गई थी। सपना अपने गांव लौटना चाहती है। वो ये बात समर को बताती है, जिससे समर उदास हो जाता है। समर उसे विदेश में ही सेटल होने की बात करता है और अपने कंपनी के एक शानदार जॉब ऑफर करता है। समर भी पढ़ाई पूरी कर अपने पिता विवेक के कारोबार को संभालने लगा था। समर भी सपना की खूबसूरती का कायल था, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि सपना उसे छोड़कर गांव चली जाए। सपना कहती है, समर, मुझे यहाँ की चमक धमक चकाचौंध जिंदगी रास नहीं आती है। वो कहती है, ये सब अपने में मस्त रहते हैं, यहाँ पैसा ही सब कुछ है, आपस में लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया दिखावे की है, पर गांव में ऐसा नहीं है। गांव में भाईचारा है। वहाँ की मिट्टी की खुशबू काफी सुकून देती है। गांव में हर किसी के साथ एक अदृश्य रिश्ता रहता है। सुबह राम राम के साथ दिन की शुरुआत होती है। खासकर तीज त्योहारों में ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव एक परिवार है। वहाँ जमकर खुशियां मनाई जाती हैं। गांव के संस्कार और संस्कृति ही अद्भुत हैं। यहाँ शहर में ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। समर यहीं विदेश में रहने काफी जिद करता है, पर सपना नहीं मानती और गांव लौट जाती है।
सपना के गांव पहुंचते ही उसके माता पिता काफी खुश होते हैं। मालगुजार राम रतन के घर सपना से मिलने गांव वालों का तांता लग जाता है। सपना भी बलों का पूरा आदर सत्कार करती है, जिससे गांव के लोग भी कहते हैं सपना इतने दिन विदेश में रही पर गांव की सभ्यता और संस्कार को नहीं भूली है। गांव के लोग उसे छोटी मालकिन कहकर बुलाते हैं। ये बात सुनकर सपना नजार होती है और कहती है, मैं कोई मालकिन नहीं हूँ, मैं इस गांव की बेटी हूँ। इसी गांव में खेली कूदी और बड़ी हुई हूँ। इधर सपना के गांव लौटने के बाद समर का मन काम में नहीं लगती और हर पल उसकी यादों में खोया रहता है। वो घर में भी ज्यादा किसी से बातें नहीं करता और शांत ही रहता है, जिसे देखकर समर के माता पिता भी समझ जाते हैं कि समर सपना को भूला नहीं पा रहा है। उसके माता पिता उसे खूब समझते पर उसका मन नहीं मानता। सपना गांव जरूर चली गई थी पर समन अक्सर उससे फोन पर बातें करता, जिससे उसका दिल लगा रहता। उसे ऐसा महसूस होता कि सपना दूर होते हुए भी उसके पास है। इसके बाद एक रात सपना के माता पिता उससे विदेशी दुनिया के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, विदेश और गांव की दुनिया बिल्कुल अलग है। सपना अपने विदेश सफर के बारे में पूरी बात बताती है। साथ में ये भी बताती है कि विदेश में कुछ अच्छे लोग हैं, अपार धन दौलत है, पर उनमें इंसानियत जिंदा है। सपना समर के परिवार वालों की बात कर रही थी। ये सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि विदेश में बेटी को एक आसरा मिल गया था। कुछ दिन बाद समर अपने माता पिता से सपना के गांव जाने की बात करता है। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। उसके पिता विवेक कहते हैं कि यहाँ कारोबार कौन संभालेगा। इस पर समर कहता है, सप्ताह 10 दिन की तो बात है, गांव की दुनिया भी देख लूंगा और सपना से मिलकर वापस आ जाऊंगा। समर अपने माता पिता की खूब इज्जत करता है, उनसे बात किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। समर जब से कारोबार संभालने लगा था, कंपनी को काफी मुनाफा हुआ और उनकी कंपनी की एक अलग पहचान बनने लगी थी। बेटे की इस तरक्की को देख उनके पिता विवेक भी काफी खुश होते और कहते, बेटा समर, तुमने कारोबार को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो सामान्य बात नहीं है। तुम एक दिन भी यहाँ नहीं रहोगे तो इसका असर कारोबार पर पड़ सकता है। समर तकनीकी की दुनिया का बेताज बादशाह था ही। वो कहता है, आज इस तकनीकी के युग में अब कोई काम असंभव नहीं है। मैं यहाँ रहूं या गांव में, कारोबार की गति कभी कम नहीं होगी। उसके इतना कहने के बाद उसके माता पिता भी समर को गांव जाने की इजाज़त दे देते हैं। 2 दिन तक घर में बेटे को गांव भेजने की तैयारी होती है। इसके बाद समर गांव के लिए उड़ान भरता है। वो काफ़ी खुश था कि वो सपना से मिलने उसके गांव जा रहा है। ये बात उसने पहले ही सपना को बता दिया होता है, जिससे उसके परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। दरअसल होता ये है कि सपना अपने परिवार वालों से समर की खूब तारीफ की थी, इसलिए मालगुजार राम रतन सहित पूरा परिवार भी समर से मिलना चाहता था। रतन की फ्लाइट दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी, लेकिन सपना घंटे भर पहले पहुंचकर इंतजार करती रहती है। सपना के लिए ये 1 घंटा काफ़ी बेचैनी भरा रहता है। वो बार बार घड़ी को देखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे घड़ी का कांटा धीरे चल रही हो। फ्लाइट समय पर एयरपोर्ट पहुंचती है। समर बाहर निकलता है। सपना को इंतजार करता देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सपना भी काफ़ी बेताब रहती है। जैसे ही समर और सपना की मुलाकात होती है, समर उसे जमकर सीने से लगा लेता है, साथ ही काफ़ी भावुक भी हो जाता है। एयरपोर्ट में बाकी यात्रियों की नज़र उन दोनों पर टिकती है, लेकिन दोनों सीने से लिपटे ही रह जाते हैं। दोनों को ये ध्यान नहीं रहता कि ये पब्लिक प्लेस है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। समर के पास भारी भरकम सामान होता है, जिसे देखकर सपना हैरान हो जाती है। वो पूछती है, इतना सब क्या है? समर बस इतना कहता है, घर चलो, सब कुछ समझ आ जाएगा। सामान गाड़ी में लोड होता है और दोनों एयरपोर्ट से घर के लिए निकल पड़ते हैं। गांव की संस्कृति और परंपरा के अनुसार सपना का पूरा परिवार घर के चौखट पर खड़े इंतजार करते रहते हैं। उनके हाथों में फूल माला और आरती की थाली होती है। जैसे ही गाड़ी गेट पर रुकती है, समर पर फूलों की बारिश होने लगती है। सपना की माँ आगे बढ़कर समर का आरती उतारती है और माथे पर तिलक लगाती है। इधर गांव में विदेशी बाबू आने की खबर सुन पूरा गांव स्वागत के लिए उमड़ पड़ता है। गांव के लोगों का इस तरह आत्मीय स्वागत सत्कार देख समर की आंखें भर आती हैं। उसे सपना की बातें याद आती हैं कि विदेश की दुनिया से गांव की दुनिया अनोखी है। समर भी सोच में पड़ जाता है कि सच में गांव की दुनिया अद्भुत है। ऐसा प्यार, स्नेह और खुशनुमा माहौल विदेशों में कभी देखने को नहीं मिलता। इसके बाद समर को पूरे सम्मान के साथ घर के अंदर ले जाया जाता है। घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। फूलों की खुशबू की महक और रंग बिरंगी लाइटें उसके मन को लुभाने लगती हैं।
अब समर घर के डाइनिंग हॉल में एक शानदार सोफे पर बैठा है। सपना के परिवार को लोग उसे चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरा टेबल देशी नाश्तों से सज जाता है। पकवानों की महक पूरे डाइनिंग हॉल में फैल जाती है। पकवान भी ऐसा जैसा समर ने कभी देखा नहीं था। सपना सबसे पहले गांव का पारंपरिक पकवान अरसा एक प्लेट में लेकर समर को देती है। वो बताती है, इसका नाम अरसा है, खाकर देखो फिर बताना कैसा लगा। समर कहता है, इससे अच्छा स्वादिष्ट पकवान मैंने कभी नहीं खाया है। कुछ ही देर में नाश्ते का दौर समाप्त होता है। इसके बाद समर गांव के लोगों के प्रेम और उत्साह को देखकर उनसे मिलने जाता है। कुछ ग्रामीण एक चौक पर बैठे हुए थे। विदेशी बाबू को अपने पास आता देख सब खड़े हो जाते हैं। पड़ोस से खटिया मंगाया जाता है। विदेश बाबू को पूरे आदर के साथ उस पर बैठाया जाता है। लोग पूछते हैं, कैसा लगा हमारा गांव? समर कुछ देर के शांत रहता है, फिर कहता है कि यहाँ जिंदगी है। विदेश में ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके बाद वो गांव की माली हालत के बारे में पूछता है। गांव वाले उसे बताते हैं, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, पर गांव आज भी शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। गांव में बिजली की रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। पानी की समस्या और गंभीर है। गांव की महिलाएं करीब 10 मील दूर से पानी लाती हैं। गांव में ढंग का कोई सरकारी स्कूल नहीं है। बच्चे 5वीं तक गांव में पढ़ते हैं। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए नदी नाले पार कर दूसरे गांव में जाते हैं, जहां 12वीं कक्षा तक स्कूल है। पूरे गांव में मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। हर किसी के पास कोई 2-3 एकड़ की खेती है, उसी से उनका गुजारा चलता है। गांव में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति बनती है। समय पर बारिश नहीं होती, जिससे वहां के लोग फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते। समर पूछता है, सरकार कुछ नहीं करती, आप लोग गांव की हालत सुधारने कुछ करते क्यों नहीं हैं? ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। इतने में काफी हिम्मत कर एक ग्रामीण कहता है, क्या बताएं विदेश बाबू, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का मालगुजार रामरतन ही है। गांव वाले बताते हैं, यहाँ के आधे से अधिक किसान मालगुजार के कर्ज से दबे हुए हैं। जो किसान समय पर कर्ज नहीं जमा करता है, मालगुजार धमकी चमकी कर उसकी जमीन हड़प लेता है। पहले वो किसानों से सस्ते दामों पर उनकी जमीन खरीदता है। जो किसान खेत बेचने के लिए सहमत नहीं होते, उनके घर गुंडे भेजता है, धमकी चमकी करवाता है और जबरन जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लेता है। अगर कोई किसान अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं बेचना चाहता, तो मालगुजार उनकी खड़ी फसलों पर आग लगवा देता है। गांव वालों की बात सुनकर समर दंग रह जाता है। इसके बाद समर गांव के अंतिम छोर में पहुंचता है। वहां भी ग्रामीणों से बात करता है, उनसे भी उसे वही बातें सुनने को मिलती हैं। अब समर मालगुजार के घर वापस आ जाता है। रात में फिर मालगुजार का पूरा परिवार एक साथ डिनर करते हैं। इस दौरान गांव को लेकर कुछ बातें होती हैं। समर चाहता है गांव के विकास में मालगुजार भी उसका साथ दे, पर उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। समर सपना से भी बात करता है और कहता है, गांव की नींव बहुत कमजोर है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए तकनीक एक औजार के रूप में काम करेगा, गांव में खुशहाली आएगी। सपना अपने पिता रामरतन की हरकतों के बारे में कुछ नहीं जानती है। इस बारे में समर भी उससे कुछ नहीं कहता, पर वो ये ठान लेता है कि गांव में विकास की राह पर ले जाना है। किसानों को उनकी जमीन मालगुजार से वापस दिलवाना है। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि मालगुजार के पास गुंडों की एक फौज तैनात थी। समर इसकी चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट था। बचपन से उसने पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की दुनिया को करीब से देखा था। इसके लिए खूब मेहनत की थी और मार्शल आर्ट के सारे लेवल को पार करते हुए ग्रैंड मास्टर बन गया था। अब समर वापस विदेश जाने का मन बनाता है और अपने माता पिता से बात कर 15 दिन बाद वापस गांव आने की योजना बनाता है। दूसरे दिन सपना उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाती है। इस बीच दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं। समर उसे गांव का पूरा नक्शा बदलने में सहयोग का आग्रह करता है। सपना भी उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाती है। फ्लाइट में बैठने के साथ समर अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बारे में सोचता है। करीब 2 घंटे के हवाई सफर के बाद वो विदेश लौट जाता है। इधर मालगुजार रामरतन समर के जाने के बाद गांव के उन लोगों को बुलवाता है, उनके साथ धमकी चमकी करता है और बताता है एक विदेशी कंपनी गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसके लिए करीब 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जिसकी भी जमीन उस फैक्ट्री के दायरे में आएगा, उसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। जमीन के बदले सभी को मुआवजा मिल जाएगा। गांव वाले मालगुजार के इस फैसले से तैयार नहीं होते और कहते हैं कि माई बाप, ये जमीन ही हमारे जीने का सहारा है, हम मुआवजा लेकर क्या करेंगे? जमीन नहीं रहने से हमारे पूरे परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।
मालगुजार कहता है, खेती किसनी में अब उतना फायदा नहीं है, जो मुआवजा मिलेगा उससे दूसरा कारोबार शुरू कर लेना। इस दौरान भय के कारण ग्रामीण कुछ नहीं कहते और चुपचाप लौट जाते हैं। अब गांव वाले सोचने लगते हैं कि विदेशी बाबू आए और बड़ी बड़ी बातें कर चले गए। ग्रामीणों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। कुछ दिन तक गांव में भययुक्त माहौल बना रहता है। गांव में फैक्ट्री लगने से हमारी पुश्तैनी जमीन चली जाएगी। इधर विदेश पहुंचकर समर गांव का पूरा किस्सा अपने माता पिता को सुनाता है। गांव का नाम सुनते ही उनके पिता विवेक का होश उड़ जाता है। समर उस गांव की बातें कर रहा था जहां उसके पिता का बचपन गुजरा था। मालगुजार के आतंक के कारण उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था। विवेक अपने बेटे को सारी बातें बताता है और कहता है, समर, हमारी तरक्की की राह भी उसी गांव से खुली थी। दरअसल हुआ ये था कि विदेश में बस जाने के बाद विवेक अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने कभी समर से गांव की बात नहीं की थी। इसलिए अपने पिता की बात सुन समर भी हैरान हो जाता है। वह महीने भर बाद एक विकास योजना के साथ गांव जाना चाहता था, पर जब उसके पिता ने बताया कि वो गांव हमारा है, तब वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। इसी बीच समर अपने पिता विवेक से बात करता है। गांव के विकास के लिए तैयार रूपरेखा के बारे में बताता है। उसके पिता को भी गांव की मिट्टी की सुगंध याद आने लगती है। वो कहते हैं, बेटा समर, तुम जाओ, मगर मालगुजार राम रतन के चंगुल में मत फंसना। वे एक बेईमान इंसान है और गांव के भोले भाले लोगों की जमीन हड़प कर मालगुजार बना है। गांव में उसके आतंक के चलते कोई कुछ नहीं कहता। समर कहता है, उसकी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं गांव की तस्वीर बदलने में कामयाब हो जाऊं। इसके दूसरे दिन समर गांव के लिए फिर उड़ान भरता है, लेकिन इसकी कोई खबर सपना को नहीं देता। समर एयरपोर्ट से बाहर एक टैक्सी लेता है और सीधे गांव पहुंच जाता है। वो इस बार सीधे मालगुजार रामरतन की कोठी में नहीं जाता है। वो गांव के लोगों से मिलता है और एक किराए की मकान की बात करता है। ग्रामीण कहते हैं, विदेशी बाबू, आप वापस आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। गांव का हर दरवाजा आपके लिए खुला है। समर जब नहीं मानता तो ग्रामीण उसे किराए का एक मकान दिखाते हैं। वहां स्कूल के शिक्षक का परिवार रहता था, पर एक कमरा खाली था। साथ में सभी तरह की सुविधाएं भी थी। वो वहीं रहने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ग्रामीणों से एक चौपाल लगाने की बात कहता है। तब तक गांव में फिर हल्ला हो जाता है कि विदेशी बाबू वापस गांव आ गए हैं। गांव के सभी प्रमुख लोगों से बातें करेंगे। इधर सपना को भी ये खबर लग जाती है कि समर वापस गांव आया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो वापस क्यों आया है, और वो भी बिना बताए। शाम को गांव के एक चौक पर ग्रामीणों की चौपाल लगती है। समर समय से पहले वहां पहुंच गया होता है। चौपाल में सभी ग्रामीण ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। इसके बीच सपना भी वहां पहुंच जाती है। समर उसे अपने पास बैठाता है और गांव के विकास के लिए बनाई पूरी योजना ग्रामीणों को समझाता है। अब गांव के लोग हैरान परेशान। वो कहते हैं, विदेशी बाबू, आपकी योजना तो ठीक है, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे के बिना योजना कैसे पूरी होगी? तब समर कहता है, आप लोगों को पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप सभी लोगों का सिर्फ साथ चाहिए। सभी ग्रामीण खुश हो जाते हैं। सपना भी सोच में पड़ जाती है कि समर को इस गांव से इतना लगाव कैसे हो गया। थोड़ी देर में चौपाल समाप्त हो जाती है। अब वहां सिर्फ समर और सपना बैठे हुए हैं। सपना नाराज होकर कहती है, तुमने बताना भी जरूरी समझा कि वापस गांव आ गए हो। समर कहता है, बात कुछ ऐसी है जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम खुद समझ जाओगी कि मैं गांव फिर क्यों आया हूं। ये बात सुनकर सपना नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन गांव में बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचने लगती हैं। नदी से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होता है। टरबाइन तेज रफ्तार से घूमने लगता है और गांव में जगमग रोशनी फैल जाती है। ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ग्रामीण समर को गोदी में उठा लेते हैं और नाचने लगते हैं। गांव में पानी और बिजली की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा शहर से गांव को जोड़ने सड़क निर्माण का काम भी तेजी से होने लगता है। गांव में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने समर एक बार फिर ग्रामीणों की बैठक लेता है। एक विशाल आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है। इसी बीच मालगुजार के 10-12 गुंडे समर पर हमला करने पहुंच जाते हैं। वो अपने मार्शल आर्ट तकनीक का सहारा लेता है और एक ही मूव में सभी गुंडों को चित कर देता है। ये सब ग्रामीणों की आंखों के सामने होता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि विदेशी बाबू इतने ताकतवर भी हैं। बात मालगुजार रामरतन तक पहुंचती है। सभी गुंडों को अस्पताल भेजा जाता है। साथ ही थाने में समर के खिलाफ मारपीट की शिकायत की जाती है। इसके बाद पुलिस जांच के लिए गांव पहुंचती है। पुलिस जैसे ही समर को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है, सैकड़ों ग्रामीण पुलिस गाड़ी को घेर लेते हैं। ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा भड़कते देख समर समझाता है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। समर के थाने पहुंचने से पहले ही बड़े अधिकारियों का फोन आ जाता है।
इसके बाद समर से सामान्य पूछताछ कर पुलिस उसे छोड़ देती है। तब तक सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ नारे लगाते रहते हैं। समर को थाने से निकलता देख ग्रामीण खुश हो जाते हैं। सभी एक साथ अपने गांव पहुंच जाते हैं। इसके बाद गांव की प्राथमिक एवं मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन शुरू होता है। सबसे पहले विदेशी बाबू समर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मंत्री बंगले का घेराव करते हैं। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मंत्री से होती है। मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा जाता है जिसमें चेतावनी दी जाती है कि समस्याएं दूर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सप्ताह भर तक ग्रामीण इंतजार करते हैं। उनके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होती। ग्रामीण सड़क पर उतर आते हैं। आंदोलन का स्वरूप बदल चुका होता है। शहर का मुख्य मार्ग पर चक्का जाम की स्थिति बनती है। ग्रामीणों की आवाज अब विधानसभा में गूंजने लगती है। ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए सरकार की ओर से गांव के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी जाती है। ग्रामीण अपना आंदोलन वापस लेते हैं। गांव में विकास को गति मिलने लगती है। गांव में विदेशी बाबू के जय जयकार के नारे गूंजने लगते हैं। ग्रामीणों के भड़के आक्रोश के सामने मालगुजार राम रतन की भी बोलती बंद रहती है। इधर समर गांव की बदलती तस्वीर के बारे में अपने माता पिता को बताता है। कुछ दिन बाद उसके पिता विवेक और माताजी भी गांव पहुंच जाते हैं। वे भी गांव के लिए समर के इस प्रयास की तारीफ करते हैं और इसके बाद मालगुजार से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। मालगुजार राम रतन विवेक को देखकर हैरान हो जाता है। एक फ्लैशबैक की तरह उसे पुरानी बातें याद आती हैं। इसके बाद उसे पता चलता है समर कोई और नहीं, गांव का ही बेटा है। विवेक और राम रतन के बीच बातें होती हैं। विवेक कहते हैं, राम रतन, अब जमाना बदल चुका है। ये तकनीकी युग है। पुराने सारे गिले शिकवे और दुश्मनी भूल जाओ। ये सुनकर मालगुजार राम रतन हाथ जोड़ लेता है और इस रिश्ते को एक नया नाम मिल जाता है, समधी। इसके बाद समर और सपना की शादी धूमधाम से होती है। पूरा गांव बाराती बन जाता है और गांव में एक जश्न का माहौल नजर आने हैं। कुछ दिन बाद समर के पिता विवेक भी अपने पूरे परिवार के साथ विदेश छोड़कर गांव में बस जाते हैं। सपना को अपनी बहू के रूप में पाकर समर के माता पिता बहुत खुश होते हैं। इसके बाद समर और सपना एक दूसरे के लिए होकर रह जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रगति का अर्थ केवल ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि अपने समाज का उत्थान है। समर ने दिखाया कि तकनीक अगर सही इरादे के साथ इस्तेमाल हो तो वो शोषण के खिलाफ सबसे बड़ा औजार बन सकती है। तरक्की का असली स्वाद तब है जब आपके साथ आपके अपने और आपकी मिट्टी भी खुशहाल हो। तरक्की का असली अर्थ वही है जो हमारी नींव यानी जड़ों को मजबूत करे। तकनीक का सही इस्तेमाल और संस्कारों का मेल ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। आसमान छूना अच्छी बात है, पर पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तभी संस्कारों की इमारत पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहती है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए, क्योंकि अंत में सुकून वही मिलता है जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। याद रखिए, पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, उसे भोजन उसकी जड़ों से ही मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।